सभी को नमस्कार। आज हम इवोल्यूशन ऑफ कैनल सिस्टम इन स्पंज के बारे में अध्ययन करेंगे, अर्थात स्पंजों में नाल तंत्र का उद्विकास किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये थर्ड यूनिट का सेकंड टॉपिक है, बीएससी सेकंड ईयर का। बात करते हैं तो अपन इसमें क्या किसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, इसमें बात करेंगे इंट्रोडक्शन कि इनमें नाल तंत्र होता क्या है, किसे कहते हैं, इवोल्यूशन ऑफ कैनल सिस्टम किस प्रकार से हुआ या इवोल्यूशन कैनल सिस्टम का किस प्रकार से हुआ और ये कितने प्रकार का होता है, जिसमें एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप और रेगॉन टाइप। उसके बाद अपन बात करेंगे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कैनल सिस्टम। तो शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। स्पंज आप सबको पता है क्या है, अचल होते हैं, सुस्त होते हैं तथा देखने में क्या है, अक्रियाशील स्वभाव वाले एनिमल आपको मिलेंगे। और इनका शरीर क्या होता है, छिद्रित होता है। इसके अलावा इनमें अनेकों कैविटीज यानी गुहाएं होती है जो परस्पर आपस में मिली हुई होती है तथा इनमें जल प्रवाह निरंतर होता रहता है तथा इस जल प्रवाह के माध्यम से ही स्पंजों में विभिन्न क्रियाएं, फिजियोलॉजिकल क्रियाएं जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन आदि संपन्न होती हैं। इन गुहाओं से बना यह तंत्र जिसमें जलधारा प्रवाहित होती है, यह क्या कहलाता है, नाल तंत्र, कैनल सिस्टम कहलाता है। ठीक है, इसका एक और नाम है एक्वीफेरस सिस्टम। एक्वीफेरस सिस्टम भी कहते हैं इसको, जल मृत तंत्र। क्या कहते हैं, जल मृत तंत्र। ठीक है, ये तो हो गई इसकी परिभाषा कि ये होता क्या है, नाल तंत्र। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ कैनल सिस्टम। तो अगर अपन स्पंजों में बात करें तो स्पंजों में नाल तंत्र क्या करता है, इसके परिणाम व संरचना की दृष्टि से अत्यधिक जटिल एवं विकसित प्रकार का सिस्टम होता है और इसी के आधार पर स्पंजों को अपन अलग अलग वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं। एक ओलियंथस में सबसे सरल प्रकार का कैनल सिस्टम पाया जाता है और जो जो स्पंजों में जटिलता का डेवलपमेंट हो या परिवर्तन हुआ त्यों त्यों क्या है, नाल तंत्र भी या नाल तंत्र में भी जटिलता विकसित होती गई। नाल तंत्र स्पंजों में पूर्ण रूप से विकास सिद्धांत को दर्शाता है या प्रतिपादित करता है। स्पंजों में पाए जाने वाले प्रमुख नाल तंत्रों के मध्य बहुत सी अवस्थाएं क्रमशः पाई जाती है और उनके बारे में मैंने यहाँ नीचे लिखा है। स्पंजों के विकास क्रम के अनुसार नाल तंत्र निम्न प्रकार के हैं, उसमें एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप और रेगॉन टाइप। अब नाल तंत्र में कार्य कैसे करता है उसकी बात कर लेते हैं अपन कि नाल तंत्र द्वारा जो बाहर से जल होता है, जो अविरल जल धारा होती है, नाल तंत्र में जो बाहरी जल है जिसकी अविरल धारा है वो ओस्टिया के माध्यम से स्पंज गुहा या स्पंज गुहा स्पंजोसील में प्रवेश करती है और ये विभिन्न कैनल में होती हुई ऑस्कुलम के द्वारा शरीर से बाहर निकलती है। अब जलधारा का नियंत्रण इसके अंदर दो तरीके से होता है। एक तो होता है मायोसाइट, कोशिकाओं के संकुचन से ऑस्कुलम छोटा व बड़ा होता है, और दूसरा होता है पायरोसाइट, कोशिकाओं के संकुचन से ऑस्टिया छोटे या बड़े होते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, जलधारा का नियंत्रण करते हैं। नाल तंत्रों का काम है, वो भी अपन ने बात कर ली कि अविरल जल धारा ऑस्टिया के माध्यम से स्पंज गुहा में प्रवेश करती है
जो विभिन्न कैनल में होती हुई ऑस्कुलम के द्वारा शरीर से बाहर निकलती है। और इसका क्या रोल है उसके अपन इंट्रोडक्शन में बात कर चुके हैं। अब शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले एस्कॉन टाइप। अब इसमें क्या होता है, ल्यूकोसिनोलिया संरचना में सरलतम स्पंजों में पाए जाने ल्यूकोसिनोलिया संरचना में सरलतम स्पंजों में पाए जाते हैं। ये कि एस्कॉन किस में पाए जाते हैं, ल्यूकोसिनोलिया में। और एस्कॉन प्रकार के की नाल तंत्र इनमें व ओलियंथस में पाया जाता है। एस्कॉन प्रकार का जो नाल तंत्र है वो किस में मिलेगा, एक तो ल्यूकोसिनोलिया और एक ओलियंथस में। एस्कॉन प्रकार का नाल तंत्र सरलतम प्रकार का नाल तंत्र होता है, जिसमें इस प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है उनका शरीर फूलदान के समान होता है। दिख रहा आपको डायग्राम में, फूलदान जिसमें अपन फ्लावर रख सकते हैं, फूलदान के समान होता है, जिसमें एक बड़ी केंद्रीय गुहा स्पंज गुहा एक पतली भित्ति से घिरी हुई रहती है। भित्ति में असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिया कहते हैं। भित्ति के अंदर असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिया। देह भित्ति की बाहरी स्तर को क्या कहते हैं, पिन्नेकोडर्म। और भीतरी स्तर को क्या कहते हैं, एकोनोडर्म। ये मैंने आपको इन दोनों के बारे में जब प्रैक्टिकल वाली स्लाइड बता रहा था तब मैंने आपको बताई थी कि जो बाहर वाली जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है, पिन्नेकोडर्म, और अंदर वाली क्या कहलाती है, एकोनोडर्म। इसके बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं, लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा दोनों परतों के मध्य मेसेनकाइम स्तर पाया जाता है। इसमें कहीं कंटिकाएं एवं अमीबीय प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। शरीर पर असंख्य ऑस्ट्रिया को इनकरंट पोर भी कहते हैं, इनकरंट प्योर, ठीक है, या अंतर्वाही छिद्र भी कहते हैं। इनके द्वारा जल स्पंज गुहा में प्रवेश करता है, ठीक है। अब इसमें एस्कॉन प्रकार का जो सिस्टम होता है या टाइप, एस्कॉन टाइप के जो नाल तंत्र होता है उसमें जल धारा किस तरीके से बहती है उसको मैंने आपको नीचे मेंशन करके बता रखा है। जल फिर वो किस में जाएगा, ऑस्ट्रिया में। असंख्य छिद्र होते हैं इसकी डर्म में, ठीक है। उससे किस में जाएगा, स्पंज गुहा में, और स्पंज गुहा से ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाएगा। यह सबसे सरलतम प्रकार का कैनल सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट अगला अपन बात करते हैं साइकोन टाइप का कैनल सिस्टम। साइकोन प्रकार का नाल तंत्र एस्कोन प्रकार के नाल तंत्र की तुलना में अधिक विकसित होता है। साइकोन प्रकार का नाल तंत्र एस्कोन प्रकार के नाल तंत्र का व्युत्पन्न माना जाता है, ठीक है। और साइकोन के ब्रोणीय परिवर्तन के अध्ययन में एस्कोन प्रकार का नाल तंत्र का परिवर्तन साइकोन प्रकार के नाल तंत्र से स्पष्ट देखा जा सकता है। इस प्रकार का नाल तंत्र शरीर की भित्ति के अंतर्वलनों से और बहिर्वलनों से बनता है। बाहर की ओर निकले प्रवर्धों को रेडियल कैनल, जो बाहर की तरफ कैनल निकली हुई प्रवर्ध निकले हुए हैं ये क्या कहलाते हैं, रेडियल कैनल। और जो अंदर की तरफ है वो क्या कहलाते हैं,
इसके अलावा अंदर जो अंदर 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 की तरफ वाली जो स्ट्रक्चर है वो कहलाती है इनकरंट कैनल। क्या कहलाती है? इनकरंट कैनल। ये कैनल बाहर की ओर ऑस्ट्रिया द्वारा खुलती है तथा पिन्नेकोडर्म द्वारा अनाच्छादित रहती है। पिन्नेकोडर्म क्या है आपको बता ही दिया पहले। इनकरंट कैनल कई छिद्रों द्वारा किसमें खुलती है? रेडियल कैनल में खुलती है। इन छिद्रों को क्या कहते हैं? आगम छिद्र या प्रोस्पोपाइल। क्या कहते हैं? आगम छिद्र या प्रोसोफाइल। और अरिय नाले निर्गम छिद्र एपोफाइल्स द्वारा स्पंज गुहा में खुलती है। किन में खुलती है? स्पंज गुहा में। स्पंज गुहा पिन्नेकोडर्म द्वारा आश्रित, ये तो बात कर ही चुके हैं। स्पंज गुहा शीर्षस्थ भाग पर स्थित ऑस्कुलम द्वारा बाहर खुलती है। इस प्रकार का नाल तंत्र केलकेरिया के गण, याद रखने वाली बात है, इस प्रकार का नाल तंत्र केलकेरिया के गण हेटेरोसिला में पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें जलधारा किस तरीके से बहती है वो भी अपन बात कर लेते हैं। जल सबसे पहले ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया से किस में आता है? इनकरंट कैनल में। फिर आगम छिद्रों में। किन में? आगम छिद्रों में। इसको प्रोसोफाइल में। उसके बाद रेडियल कैनल में। उसके बाद एपोफाइल्स में, निर्गम छिद्रों में। फिर स्पंज गुहा में। और फिर ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। डायग्राम में बता रखा सारी चीजें। ये क्या है? प्रोसोफाइल, इसके अलावा एपोफाइल, रेडियल कैनल, इनकरंट कैनल, ठीक है, और ये ऑस्कुलम। क्लियर? नेक्स्ट अगला आते हैं अपन ल्यूकोन टाइप। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और ल्यूकोन के भी 3 प्रकार होते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। इस प्रकार का नाल तंत्र साइकोन नाल तंत्र की तुलना में अधिक जटिल होता है। और इसका विकास किससे होता है? साइकोन प्रकार से होता है। साइकोन वाले का किस्सा हो रहा था एस्कोन से। अब इनमें साइकोन प्रकार के नाल तंत्र की अरीय नालें अधिक अंतर्वेलित होकर क्या बनाती है? ये ध्यान में रखने वाली बात है। क्या बनाती है? कशाभिक। क्या बनाती है? फ्लैजिलेट चेंबर। क्या बनाती है? फ्लैजिलेट चेंबर या कशाभिक कक्ष बनाती है। अरीय कैनल जो है वो रूपांतरित होकर क्या बना लेती है? कशाभिक कक्ष। ठीक है, अंतर कहाँ आया ये ध्यान रखने वाली बात है। जलधारा में भी आप ऊपर भी दिख रहा होगा, क्या बना लेती है? कशाभिक कक्ष। इस प्रकार लंबी लंबी अरीय नालों के स्थान पर गोल या अंडाकार क्या होती है? कशाभिक कक्ष। कशाभिक कक्ष चैम्बर आपको दिख रहे होंगे, डायग्राम में भी दिख रहे होंगे, गोल गोल क्या है? कशाभिक कक्ष। ठीक है, कीप कोशिका का स्तर सिर्फ इन कक्षों में पाया जाता है। ठीक है, कशाभिक कक्षों के चारों ओर की जगह इनमें भर जाती। स्पंज गुहा प्राय विलुप्त हो जाती, ये ध्यान में रखने वाली बात है। इसमें क्या होती है? एक स्पंज गुहा विलुप्त नहीं पाई जाती, ये और ध्यान, या अंतर कहाँ आ रहा है ये चीजें ध्यान रखनी। स्पंज गुहा विलुप्त हो जाती है। इनकरंट कैनल आगम छिद्रों द्वारा कशाभिक कक्ष में खुलते हैं। दूसरी ओर
ये कक्ष निर्गम छिद्रों द्वारा किनमें खुलते हैं? एक्स करंट कैनल से जुड़ जाते हैं और ये बहिर्नाले या एक्स करंट कैनल के ओस्कुलम द्वारा बाहर खुलती है। ठीक है, ये तो इस प्रकार का नाल तंत्र हेक्सेक्टिनेलिडा के सदस्यों में पाया जाता है, जिसका उदाहरण है स्पोंजिला। अब ल्यूकोन प्रकार का नाल तंत्र अपने उद्विकास क्रम में 3 उत्तरोत्तर अवस्थाएं पाई जाती है, 3 उत्तरोत्तर अवस्थाएं दर्शाता है। ठीक है, सबसे पहली अवस्था है यूरी पहले डायग्राम वाली। जो पहली अवस्था है ये वाली, ये क्या कहलाती? यूरीपाइलस टाइप। यूरीपाइलस टाइप ये ल्यूकोन प्रकार के नाल तंत्र में सबसे कम विकसित प्रकार का होता है और इस प्रकार के नाल तंत्र में कशाभी कक्ष चौड़े और निर्गम छिद्रों द्वारा बहिर्नालों में खुलते हैं। कशाभी कक्ष क्या होते हैं? चौड़े होते हैं, अधिक चौड़े, और निर्गम छिद्रों द्वारा किसमें खुलते हैं? बहिर्नालों में खुलते हैं। ठीक है, अब इनमें जलधारा किस तरीके से बहती? जलधारा फिर वो ऑस्ट्रिया से इनकरंट कैनल और इनकरंट कैनल से कशाभिक या फ्लैजेलेट चैम्बर्स और फ्लैजेलेट चैम्बर से निर्गम द्वार। ठीक है, एपोपाइल्स और एपोपाइल्स से जिसकी अपन पहले बात करी थी, एपोपाइल्स से फिर एक्स करंट कैनल और फिर उससे ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकल जाते हैं पहले डायग्राम में। तो ये इनकरंट कैनल तो हो गई, फ्लैजेलेट चैम्बर, एपोफाइल्स। ठीक है, और ये अक्स करंट कैनल, ये जो बीच वाली क्या है? अक्स करंट कैनल। स्पंज गुहा इसमें नहीं होती, उसके जगह पर क्या होती है? अक्स करंट कैनल, बहिर्वाही नाल। क्या होती है? बहिर्वाही नाल। और ये किस ऑस्कुलम द्वारा जलधारा को बाहर निकाल देती है। दूसरा प्रकार है एफोडल प्रकार, सेकंड वाला एफोडल प्रकार। इस प्रकार का ल्यूकोन नाल तंत्र जियोडिया में पाया जाता है तथा यह यूरोपाइल प्रकार से अधिक विकसित होता है। इस प्रकार के नाल तंत्र में फ्लैजेलेट चेंबर कम छोटे व गोलाकार होते हैं। ठीक है, प्रत्येक कशाभित कक्ष व बहिर्नालों के बीच छिद्र एक लंबी नलिका बनाती है। इस नलिका को एफोडोस कहते हैं, एफोडस कहते हैं। बीच वाली जो एक स्ट्रक्चर बनती है एफोडस, ये आपको डायग्राम में बता रखी है मैंने इमेज। ये क्या है? एफोडस। ठीक है, बीच वाली क्या कहलाती है? एफोडस। सेम वो की वही जलधारा किस प्रकार से बहती है वो आपको उसमें जो सभी में एक ही प्रकार से वो सिस्टम होता है, केवल चैम्बर फ्लैजेलेट चैम्बर का अंतर है और यहाँ एफोडस का अंतर है। नेक्स्ट तीसरा आता है, आखिरी प्रकार, वो है डिप्लोडल प्रकार, डिप्लोडल टाइप। ये वाला डिप्लोडल टाइप। ठीक है, तीसरा वाला ये वाला डिप्लोडल टाइप। इस प्रकार का नाल तंत्र में एपोडोस के अतिरिक्त एक और नलिका पाई जाती है जो क्या कहलाती है? प्रोसेडस। क्या कहलाती है? प्रोसेडस। ये तो वो एपोडोस और एक और नलिका, ये नलिका तो क्या कहलाती है? एपोडोस, उसमें भी आ गई थी एफोडस। और ये क्या कहलाती है? दूसरी वाली, अंतर यहाँ है। और ये क्या कहलाती है?
प्रोसेडस, ये ये इनकरंट कैनल और फ्लैजिलेट चैम्बर के मध्य पाई जाती है। इनकरंट कैनल और फ्लैजिलेट चैम्बर के मध्य, ये तो फ्लैजिलेट चैम्बर हो गया और ये इनकरंट कैनल होगी, इन दोनों के मध्य पाई जाती हैं। इस प्रकार का नाल तंत्र ओसिकुलेरेला में पाया जाता है। ठीक है, तीनों प्रकार की अपन ने बात कर ली। और जल प्रवाह कैसे होता है वो लिखा हुआ ही है। ऑस्ट्रिया से अंतर्वाही नाले, आगम छिद्र, कशाभिक कक्ष, निर्गम छिद्र, बहिर्वाही नाले और ओस्कुलम द्वारा बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट आते हैं अपन लास्ट, जो इसका है रेगोन प्रकार। अब इसको समझने के लिए आपको फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। थोड़ा सा पीछे बात करते हैं अपन। अधिकतर कैलकेरिया स्पंजों में ल्यूकोन प्रकार का नाल तंत्र और साइकोन प्रकार के नाल तंत्र का रूपांतरण होता है। अधिकतर जो कैलकेरिया स्पंज होते हैं, स्पंजों में जो ल्यूकोन प्रकार का नाल तंत्र होता है वो साइकोन प्रकार के नाल तंत्र का रूपांतरण होता है। अर्थात अपन बात करें तो ल्यूकोन नाल तंत्र का विकास उनकी भ्रूण के विकास की, जो अगर भ्रूणकी की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, एम्ब्रियोलॉजी की जो बात करें, तो एस्कोन तथा साइकोन प्रकार से गुजरता है, गुजर कर होता है। यानी कि ल्यूकोन प्रकार का जो नाल तंत्र का विकास होता है वो किससे होता है? एस्कोन और साइकोन प्रकार से। कुछ डिस्मोस्पंजियों में ल्यूकोन प्रकार का नाल तंत्र का विकास एस्कोन व साइकोन प्रकार से गुजरे सीधे ही हो जाता है। कुछ जो डिस्मोस्पंजी होते हैं उनमें क्या होता है, ल्यूकोन प्रकार का जो नाल तंत्र का विकास होता है वो एस्कोन और साइकोन प्रकार के बिना ही सीधे ही हो जाता है। इनमें ल्यूकोन नाल तंत्र की उत्पत्ति रेगोन लार्वा द्वारा होती है। याद रखने वाली, डिस्मोस्पंजी होते हैं कुछ, उनमें जो ल्यूकोन नाल तंत्र का उत्पत्ति होती है वो किसके द्वारा? तो रेगोन लार्वा द्वारा होती है। और वह रेगोन लार्वा में रेगोन प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है। रेगोन प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है। अब इसी की अपन यहाँ बात करेंगे। रेगोन लार्वा में रेगोन टाइप का नाल कैनल सिस्टम पाया जाता है। इनमें बड़ी सी स्पंज गुहा होती है, देखो सबसे बीच में इतनी बड़ी सी, ये क्या है? स्पंज गुहा। और जिसके चारों ओर क्या होते हैं? फ्लैजिलेट चेम्बर। ये देखो पिंक कलर में दिख रहे होंगे आपको, इधर भी। ठीक है, जो चौड़े निर्गम छिद्रों द्वारा स्पंज गुहा में खुलते हैं। स्पंज गुहा के शिखर पर ओस्कुलम द्वारा बाहर खुलती है। इस प्रकार का नाल तंत्र किसी भी वयस्क में नहीं पाया जाता। ध्यान रखने वाली बात है, ये आता है एग्जामों में। ठीक है, डिमोस्पंजी में रेगोन प्रकार से ल्यूकोन प्रकार का नाल तंत्र की उत्पत्ति होती है। अतः इनमें वयस्क में पाए जाने वाला नाल तंत्र को रेगोन प्रकार का नाल तंत्र कहा जा सकता है। अब जलधारा कैसे होती है वो उसके बारे में यहाँ बता रखा है। जल, फिर ऑस्टिया से फ्लैजिलेट चेम्बर, स्पंज गुहा और ऑस्कुलम, और फिर इस तरीके से अपन ने इनके टाइप्स के बारे में चर्चा करी। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कैनल सिस्टम, कि इसका नाल तंत्र का जैविक महत्व क्या है। अब स्पंजों में बात करें अपन तो स्पंजों में नाल तंत्र क्या है? एक महत्वपूर्ण यूनिट है। स्पंज के शरीर में बहने वाली जलधारा इनके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारी फिजियोलॉजिकल क्रियाएं इसी के द्वारा होती है। यदि स्पंज की सभी ऑस्ट्रिया और ऑस्कुलम को अपन बंद कर दें तो शरीर में जलधारा का संचरण रुक जाएगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा? उसकी सारी फिजियोलॉजिकल क्रियाएं ही बंद हो जाएगी। अब इनके इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहला, नाल तंत्र का प्रमुख कार्य फिजियोलॉजिकल क्रियाएं सारी, ठीक है, पोषण इसी पर निर्भर करता है। दूसरा, स्पंजों में श्वसन भी इसी के द्वारा होता है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन को और
ग्रहण करता है और CO2 को बाहर निकालता है। उत्सर्जन भी इसी के द्वारा होता है। इसके अलावा जनन कार्यों को भी जल द्वारा ही संपन्न करवाता है, रिप्रोडक्शन भी। इसके अलावा नाल तंत्र स्पंजों के वर्गीकरण का एक ठोस आधार है, क्योंकि ये तो आपको टाइप्स में पता चल गया होगा। नाल तंत्र विकासवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। इस तरीके से इसके 5-6 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है। ठीक है, धन्यवाद। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे।